नमस्कार दोस्तों, बजट 2026-27 पेश हो चुका है और टैक्स पेयर्स की नजर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पर थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल के बड़े राहत पैकेज को जारी रखा है, लेकिन कोई नया बड़ा तोहफा नहीं दिया गया। बिल्कुल सही सुना आपने, स्लैब वही, रेट्स वही, 12 लाख तक प्रभावी जीरो टैक्स जारी। लेकिन क्या ये मिडिल क्लास के लिए काफी है? महंगाई के दौर में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की उम्मीद थी, वो भी नहीं हो पाई है। आइए एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं, सुरेंद्र धागड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। वित्तीय मामलों की अच्छी समझ रखते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शकों के सवाल हैं, जो उनके मन में इस समय उठ रहे होंगे, उन तमाम सवालों का जवाब भी इस चर्चा में मिल पाएगा सुरेंद्र जी के जरिए, क्योंकि एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट के। तो ऐसे में इनसे ज़्यादा जानकारी हमको मिल पाएगी कि क्या कुछ आज के बजट में शामिल हुआ। सबसे पहले सुरेंद्र जी, एक प्रतिक्रिया चाहूँगा ओवरऑल बजट पर आपकी। कृपा शंकर जी, यदि मैं बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो वित्त मंत्री जी ने एक बहुत ही संतुलित बजट पेश किया है, जहां पर पूरे उन्होंने उसको कवर किया है, रोजगार को कवर किया है। कुछ हालांकि देखिए, उम्मीद हर व्यक्ति की, हर क्लास की किसी भी बजट से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन वित्त मंत्री की तरफ से एक ये बेहतरीन बजट पेश करने की कोशिश करी गई है और मेरे नज़र में एक बहुत ही संतुलित बजट है। आपकी नज़र में संतुलित बजट है। अब पब्लिक को क्या मिला, एक बार वो थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करके हम बता देते हैं। सर, सबसे पहले तो टैक्स स्लैब और रिजीम जो कुछ भी है वो एक बार आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि इस बार पहले क्या था और अब की बार में क्या अंतर है, वो आप एक बार सभी दर्शकों को बताएं। देखिए, इनकम टैक्स के अंदर जो है पिछले साल वित्त मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी राहत दे दी थी, जहां हमारी पहले 7 लाख तक की जो आय थी वो करमुक्त थी, उसको जो है 12 लाख रुपए तक की आय को जो करमुक्त कर दिया था और ऊपर जो सैलरीड पर्सन थे उसको 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वहाँ पर था। तो जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉइज थे, उनकी 12,75,000 रुपये तक की आय जो है मुक्त है। तो लास्ट ईयर ही जो है एक बहुत बड़ा उन्होंने जंप दिया था। तो इस बार जो है ऐसी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, केवल एक सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए केवल एक स्टैंडर्ड डिडक्शन की एक उम्मीद थी कि शायद वित्त मंत्री जी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ा के 1,25,000 कर दें। लेकिन जो है यहाँ पर जो वित्त मंत्री जी ने वो नया तोहफा नहीं दिया है ना। ये हो सकता है वो अगले बजट के लिए और आपको एक बेहतरीन तोहफा देने के लिए सोच रही हूँ। यानी स्लैब सारे सेम हैं, कोई स्लैब में परिवर्तन नहीं से लेके 24 लाख या उससे ऊपर तक हम चले जाएं, सारे स्लैब में चेंज है, किसी भी स्लैब में अभी भी कोई बदलाव नहीं किया है। मैं एक बार आपको बता दूं, पहले जो दर्शक हैं, पहले क्या स्लैब था, 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15% और 16 से 20 लाख तक 20% और 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स का रिजीम जो था, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा कि सुरेंद्र जी बता रहे हैं। अब इसमें जो कि आपने बात की स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर, इसमें बहुत सारी उम्मीदें थी, वो इस बार कन्वर्ट नहीं हो पाई हैं, उसमें चेंजेस नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में बजट में आपकी नज़र में टैक्स आधारित क्या बड़ा परिवर्तन इस बार शामिल किया गया है, क्या नया चेंज है, वो आप दर्शकों को बताएं। देखिए, बजट के अंदर यदि हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डायरेक्ट टैक्स के हैं, तो वो एक कोई बहुत बड़ा चेंजेज नहीं है, लेकिन टीसीएस की रेटों में जो है चेंजेज किए हैं। टीसीएस की रेटों के अंदर यदि हम देखें, यदि हम जिसको एलआरएस स्कीम बोलते थे, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जहाँ पर आप विदेश में पढ़ाई के लिए आप जा रहे हैं या और आप घूमने के जा रहे हैं, तो उनके लिए जो हम पैसा बाहर भेजते थे, तो वहाँ जो टीसीएस की रेट थी उसको जो 5% से कम करके 2% कम कर दिया है। तो एक बड़ा जो है टीसीएस का रेट है, उसका जो है यहाँ पे हमको इफेक्ट दिया है। तो टीसीएस की रेट का जो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की जो है, पहले क्या था कि यदि कोई चीज़ आपकी गलती रह गई थी तो इनकम टैक्स की रिटर्न आपको 31 दिसंबर तक ही रिवाइज करनी होती थी। सरकार ने कुछ लेट फीस के साथ में अब उसको 31 मार्च तक जो रिवाइज करने के लिए प्रपोज किया है। तो ये एक आपको फैसिलिटी दी है। ऐसे ही कुछ बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने सुविधा दी है, कुछ फॉर्म का सरलीकरण किया है, क्योंकि इसका कारण भी क्या था कि जो 1 अप्रैल 26 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है
और उसके हिसाब से यहाँ पे जो फॉर्म का सरलीकरण है, केवल जो वित्त मंत्री का जो है वो सरलीकरण पर ज़्यादा जोर रहा है, सरलीकरण पर जो हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बात जब करते हैं कि भी आम आदमी का सीधा जुड़ाव जो है वो सीधे सीधे टैक्स से होता है, अब चाहे वो डायरेक्ट टैक्स की बात हो या अन्य टैक्स की बात हो, व्यापार जगत के लिए क्या नज़र आता है आपको? कॉमर्शियल अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सेक्टर की बात करें, तो उसमें क्या परिवर्तन आपको नज़र आता है? देखिए, कॉमर्शियल टैक्स की बात करें तो वित्त मंत्री ने अपने बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए बहुत घोषणाएं करी हैं। 7 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उन्होंने बढ़ाने की बात करी है। जो सबसे बड़ा हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की उसमें उन्होंने बात करी है। तो जब ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो नेचुरली जो रोजगार बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए 12.21 लाख करोड़ का जो है उन्होंने बात करी है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, आपका रोड सेक्टर को बढ़ाने की बात करी है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग के जितने सेक्टर्स हैं उनको बढ़ा के, ऐसे ही आप देखेंगे तो उन्होंने 20 नए वाटरवेज के लिए बात करी है जी, 20 नए वाटरवेज बनाने की बात करी है। तो जब ये वाटरवेज बनेंगे उनके लिए युवाओं को उन्होंने ट्रेनिंग देने की बात करी है, उसमें उनका स्किल डेवलपमेंट की बात करी है, उसके अंदर रोजगार देने की बात करी है। तो डायरेक्ट टैक्स से केवल एक पार्ट है। यदि हम समग्र रूप में देखें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, क्योंकि आज क्या होता है कि उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल के लिए बात करी है, तो उन सारी चीज़ों को लेके और पूरे देश को एक विकास की गति कैसे दी जाए। हमारी अर्थव्यवस्था जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तकरीबन हम वित्त मंत्री जी ने अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 7% की गति से बढ़ रही है। तो उस गति को बढ़ाने के लिए, और जो हम अभी बात करते हैं कि ग्लोबल इम्पैक्ट की, जो बहुत सारे हमारे जो शंकाएं हैं उन सबको निवारण करने के हम अपने घरेलू कंजम्पशन को और घरेलू उत्पाद को कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर उनका जोर रहा है। इस बार फोकस रहा 7% की जो ग्रोथ की बात यहाँ पर हो रही है। एक बार आप दर्शकों को समझाना चाहेंगे 7% ग्रोथ जो है ओवरऑल किस बिहाफ पे रही और क्या इसका आधार रहा, और अब अगला जो फोकस है गवर्नमेंट का वो क्या रहेगा, यानी कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए? हमारे लिए कृपाशंकर जी देखे जाए तो जो सर्विस सेक्टर है ना, वो हमारे लिए ग्रोथ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। और सर्विस सेक्टर को फिर बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री जी ने हाई लेवल की एम्पावरमेंट कमेटी का गठन किया है कि हम किस तरीके से सर्विस सेक्टर को और बढ़ाएं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए हैं कि भी MSME जो आज देखें तो MSME को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक SME फंड की स्थापना करी है 10,000 करोड़ के से। तो हम जो हमारी छोटी यूनिट्स हैं, आज हमारा देश के अंदर जो MSME का जो कंट्रीब्यूशन है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उस MSME को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ के SME फंड की स्थापना करी है। ऐसे ही जो MSME को जो लोन, जो अभी तक 7 लाख करोड़ के लोन बांट चुके हैं, उनको और भी रिस्ट्रिक्शन करके और उनको और किस तरीके से हम लोन को अच्छी बढ़ावा दे सकें, उसके लिए वित्त मंत्री जी ने इसके बारे में बात करी है। सुरेंद्र जी, ITR को लेकर इस बार क्या घोषणा हुई है? इसमें ITR की बात हम करते हैं, जबकि डेडलाइन क्या रहती है, क्या इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कब तक भर सकते हैं, वो एक बार आप दर्शकों को बताएं। देखिए, ITR के लिए अभी तक क्या था कि केवल 2 डेडलाइन थी। 31 जुलाई जो नॉन ऑडिटेड और वेतन भोगी के लिए थे, और जिनकी ऑडिट होती थी उनके लिए जो है 30 सितंबर तक जो हमको ऑडिट का फाइल करना होता था और 31 अक्टूबर तक उनकी रिटर्न फाइल करनी होती थी। उसमें वित्त मंत्री जी ने अभी इस बार एक चेंज की घोषणा करी है, और एक वेलकम चेंज है कि जो करदाता ITR 1 और ITR 2 दाखिल करेंगे उसके लिए जो है ड्यू डेट आपकी 31 जुलाई रहेगी। और इसके अलावा जो ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज हैं, जिनका आपका ऑडिट नहीं होता है ना, उनका, या ऐसे व्यापारिक करदाता जिनका ऑडिट नहीं होता है, ITR 3 भर रहे हैं, 4 भर रहे हैं, 5 भर रहे हैं, 6 भर रहे हैं, तो उनके लिए जो ITR की ड्यू डेट 31 अगस्त कर दिया है। तो 1 महीने का उसमें रिलैक्सेशन दिया है। और बाकी क्या जो है, और मैंने आपको बताया कि जो मान लीजिए पहले क्या था कि आपने 31 जुलाई तक रिटर्न भरी जी, और उसके बाद में आप 31 दिसंबर तक को कोई गलती रह गई है तो अपनी ITR को रिवाइज कर सकते थे।
31 दिसंबर के बाद में आप अपनी आईटीआर को रिवाइज नहीं कर सकते थे, आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होती थी। तो वित्त मंत्री जी ने इस बार इसमें घोषणा करी है कि आप अपनी आईटीआर 31 दिसंबर के बजाय आप 31 मार्च तक रिवाइज कर सकते हैं। तो गलती रह गई तो आपके एक पास चांस दिया है कि आपको 3 महीने का और भी अपनी गलती सुधारने का, यानी पेनल्टी उस समय नहीं लगेगी। कुछ लेट फीस आएगी। लेट फीस अभी बजट में क्या आता है, रूल्स में क्या आता है, तो हम डिफाइन करेंगे। लेट फीस जो है वो 31 मार्च तक रहेगी या फिर 31 दिसंबर तक? लेट फीस का क्या प्रावधान रहेगा? लेट फीस जो है, लेट फीस इसमें क्या होता है कि आपकी यदि ड्यू डेट तक आपने रिटर्न भर दी है तो कोई लेट फीस नहीं होती है जी। रिवीजन करने पर 31 दिसंबर तक। लेकिन आपने 31 जुलाई या 31 अक्टूबर अपनी ड्यू डेट के बाद में 31 दिसंबर तक यदि कोई रिटर्न भरी है तो अभी भी उसमें लेट फीस लेते हैं। जिसमें 5 लाख तक की इनकम है तो आपकी 1 लाख की लेट फीस है, और 5 लाख तक से ऊपर की आय उसमें आपकी लेट फीस 5,000 रुपये है। अभी वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा करी है उसमें 31 दिसंबर के बाद में जो रिटर्न यदि हम रिवाइज भी करेंगे तो उसमें कुछ लेट फीस होगी। लेट फीस क्या होगी वो पूरा बजट पढ़ने के बाद में पता चलेगा, बाद में स्पष्ट हो पाएगा। इसमें सुरेंद्र जी कहीं ना कहीं स्थिरता की बात हो रही है। ये जो बजट है पूरा स्टेबल माना जा रहा है, स्थिरता की बात हो रही है। तो क्या सरकार स्थिर बजट जो है टैक्स को लेकर, क्योंकि इस बार उम्मीद थी कि भी टैक्स में स्लैब में भी हो सकता है चेंज हो जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी बात हम कर रहे थे, तो जो स्थिरता चुनी जा रही है क्या वो अर्थव्यवस्था के लिए सही है? देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए तो मैं बताया ना कि हमको हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा देना है, हमको हमारी इनकम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमारी जॉब को बढ़ाने के, हमारी व्यापार कैसे बढ़ेगा, हमारी इंडस्ट्री कैसे बढ़ेंगी। जब ये सब बढ़ेंगे तो नेचुरली बाकी के सारी चीज़ें अपने आप बढ़ेगी। तो स्थिरता केवल एक टैक्स को आप नहीं देखें। टैक्स के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, वित्त मंत्री जी ने 7 लाख से 12 लाख की इनकम, 5 लाख का एक बहुत बड़ा आपको तोहफा दे चुके हैं। लॉन्ग टाइम के लिए हो गई, यानी जो पूरी प्लानिंग है लॉन्ग टाइम के लिए। पब्लिक जो होती है, आम आदमी जो है, वो तुरंत क्या उन्हें फायदा हुआ, तुरंत क्या मिला, तो उनका फोकस उस पर रहता है। तो ऐसे में इस चेंज को भी आप एक बार समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा 2 चीज़ की और उम्मीद थी, मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो उम्मीद कर रहे थे वित्त मंत्री जी से, हालांकि वित्त मंत्री जी ने उस पर भी कुछ नहीं बोला है। तो एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जैसे मैं हमको उम्मीद थी कि भाई के 75,000 से बढ़ा के 1.25 लाख होगा। दूसरा एक बड़ी उम्मीद थी हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के रिबेट की। बिल्कुल, पब्लिक को अभी तक क्या है कि पुरानी स्कीम में मिल रहे, ये जी। हमारी उम्मीद थी, क्योंकि हाउसिंग एक नेसेसिटी है, रोटी और कपड़ा और मकान एक ज़रूरत है। तो ऐसी उम्मीद थी कि नई स्कीम के अंदर जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है उसको डिडक्शन नहीं मानते हुए और उसको एक छूट के रूप में प्रदान कर दी जाए। तो लेकिन वित्त मंत्री जी ने उसको भी पूरा नहीं किया है। उम्मीद थी पब्लिक को। और दूसरी एक उम्मीद थी कि जो हमारी जो हाउसिंग लोन की जो सब्सिडी है, बिल्कुल है ना, उसको जो अभी 45 लाख या 35 लाख तक की जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो लिमिट थी जिस पर सब्सिडी मिलती है, उस क्योंकि अभी इस महंगाई के दौर में जहाँ पे रियल एस्टेट में बहुत तेज़ी है, उस लिमिट को भी एक बढ़ाने की उम्मीद थी। लेकिन ये दोनों उम्मीद में वित्त मंत्री जी ने कोई विशेष मतलब कोई हमको जो राहत प्रदान नहीं की है। बहुत उम्मीदें थी इसको लेकर भी, क्योंकि देखिए आम आदमी का सीधा सीधा सरोकार होता है कि तुरंत क्या मिला, तुरंत क्या प्रभावित हुआ। अगर हम जब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, हम बात करते हैं बड़े बड़े उद्योगों की, तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय के लिए है, वो होना भी चाहिए, विकास भी होना चाहिए, तभी हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ पाएंगे और विश्व में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो पाएंगे। लेकिन ताज़ा हालातों में, यानी महंगाई के इस दौर में, जब रोजगार की भी कमी है, महंगाई का ये दौर है, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या मिलता है, कहीं ना कहीं पब्लिक का वो फोकस होता है। तो उसमें एक कमी वो जो है वो ज़रूर हमको नजर आई। और टीसीएस में कटौती को लेकर आपके क्या विचार हैं? इसमें क्या कुछ शामिल किया गया है? टीसीएस में आपको मैंने पहले बताया था कि जो हम एलआरएस में हम पैसा भेजते हैं विदेश में, यदि जो बच्चे पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, बाहर कोई मेडिकल इलाज के लिए जा रहे हैं, तो उसमें जो हमारी जो टीसीएस की रेट है वो 5% से कम करके 2% कर दी है। तो बड़ा वेलकम चेंज है, इसका हमको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारा अटक जाता है। तो एक अच्छा चेंज है, इसमें चेंज है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं छोटे टैक्स पेयर्स की, तो उनके लिए क्या इस बार कुछ है संभावना? छोटे टैक्स पेयर्स के लिए हमारी कुछ प्रिजम्पशन स्कीमें हैं, लेकिन अब पूरा बजट हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद ही उसको पूरा क्लेरिफाई कर पाएंगे, उसके बाद में क्लियर हो पाएगा।
अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की, अगर हम बात करते हैं अलग अलग स्लैब्स की, तो क्या मार्केट के आधार पर इनमें कोई चेंजेस हैं? दोबारा कहेंगे सर? इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर हम बात करें, मेडिकल सेक्टर को लेकर हम बात करें, तो ऐसे में इनसे जुड़े हुए जितने भी उद्योग हैं या इनसे जुड़े हुए जो भी व्यवसाय हैं, क्या इनके कोई चेंजेस इसमें शामिल किए गए? देखिए, मेडिकल सेक्टर के लिए वित्त मंत्री जी ने बहुत घोषणाएं करी हैं। हिंदुस्तान को मेडिकल टूरिज्म के रूप में डेवलप करने की बात करी है ना। आपके राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय संस्थान बनाने की बात कर रहे हैं, एम्स जैसे आयुर्वेद के लिए उन्होंने उसमें 3 नए राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद ऑल इंडिया आयुर्वेद संस्थान बनाने की बात करी है। तो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में उन्होंने उसको बढ़ावा देने की बात की है। शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो शिक्षा को बढ़ाने की बात करी है। हर डिस्ट्रिक्ट पे गर्ल्स हॉस्टल के लिए उन्होंने बात करी है। तो बढ़ावे के उन्होंने बहुत सारे उपाय किए हैं कि जो छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन ये बहुत दूरगामी प्रभाव डालेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत 2047, शायद उसको पूर्ण करने की दिशा में एक ये कदम है। भविष्य को लेकर पूरा फोकस इस समय कहीं ना कहीं सेंट्रल बजट में रहा है। लेकिन हम बात करें अगर प्रेजेंट की, तो सुरेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि लोन सेगमेंट के लिए बहुत सारा इंतजार था, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई कि उसमें कुछ चेंजेस वहाँ पे मिलते। इसके साथ ही ऐसी ही एक और बेहद महत्वपूर्ण जो है आम आदमी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, वो है कि बचत यानी सेविंग्स। तो सेविंग्स को रिलेटेड कोई चेंज आपको इसमें नजर आए क्या? ब्याज दरों में कुछ कमी या ज़्यादा अगर सेविंग हम करते हैं, चाहे एफडी हम करते हैं, टीडी अगर हम करते हैं, तो इसमें कुछ है? इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, इस बात में रहेगा क्योंकि अभी जो हमारे पास में 2 स्कीम है, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। न्यू स्कीम में 12 लाख है। ओल्ड स्कीम में जो अभी भी ATC का जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख है और 1.5 लाख से ऊपर उसको नहीं बढ़ाया गया हुआ है। तो यहाँ पर जो सरकार का पूरा फोकस है कि अल्टीमेटली नई स्कीम के अंदर ले जाने हैं, कम टैक्स देके लोगों को जो है खर्च आधारित हमारी व्यवस्था को बढ़ावा देने का है। बचत पे फोकस नहीं है, अभी बचत पे फिलहाल फोकस नहीं है। तो ऐसे में इंतज़ार ज़रूर रहेगा कि कैसे आम आदमी की जो जेब लगातार ढीली होती जा रही है, तो उसमें कैसे चेंजेस हो पाएंगे। कहीं ना कहीं अब मेहनत आपको ही करनी है, क्योंकि ज़्यादा परिवर्तन इसमें या फिर कहीं ना कहीं राहत जो है इस मामले में फ़िलहाल आपको नहीं मिल रही है। सुरेंद्र जी, एक और मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हम इंतज़ार, जैसा कि कहा कि भी लोन को लेकर बात हो या बचत को लेकर बात हो, ये सारे चेंजेस फ़िलहाल कोई नज़र इसमें नहीं आ रहे हैं। तो एक और सेगमेंट है बहुत बड़ा कि स्वरोजगार की हम बात करें, जिसके लिए गवर्नमेंट लगातार फोकस करती आई है और लगातार उनकी तरफ से हर भाषण में, चाहे PM के भाषण की बात करें या फिर वित्त मंत्री के भाषण की बात करें, इसमें शामिल किए जाते हैं। तो क्या जो युवा हैं उनके लिए इस बार स्वरोजगार के लिए कोई संभावनाएं नज़र आती हैं? इसमें अगर हम बात करें तो इनकम सोर्स को जनरेट करने के लिए क्या आपको लगता है? देखिए, हम बात करें कि स्वरोजगार के लिए वित्त मंत्री जी ने 2-3 चीज़ों पे फोकस किया है। पहला, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, जो हथकरघा, बुनकर, जो छोटे और लघु और कुटीर उद्योग हैं, उनके लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की उन्होंने घोषणा की है, जिससे कि हमको गांवों के अंदर भी रोजगार का बढ़ावा देंगे। आप वित्त मंत्री जी के भाषण को देखेंगे तो उन्होंने बड़े शहरों के बजाय Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ को जो है डेवलप करने और वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने की बात करी है। ऐसे ही जो है आपको MSME के लिए आपको MSME विकास निधि उन्होंने बनाई है। तो ये सब चीज़ें आपको स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हैं। इसके अलावा जितने आपको लोन देने की, आपको MSME के अंदर लोन देने की है, MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, यानी कि छोटे से छोटा उद्योग भी उसके अंदर कवर होता है। तो आपको स्वरोजगार बढ़े उसके लिए MSME स्कीम लेके आए हैं। आपको गाँवों के अंदर रोजगार बढ़े इसलिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लेके आए हैं। तो बढ़ावा देने की किस तरीके से जो रोजगार को बढ़े, उसके लिए उसका पूरा शहरों को फोकस भी किया इसमें गया पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक फोकस जो है वो आने वाले भविष्य के लिए अच्छा रहेगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। इसके साथ ही एक आखिरी कमेंट भी मैं आपसे चाहूंगा कि ओवरऑल बजट आपकी नज़र में देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसा है? देखिए, मेरी नज़र में, मैंने पहले भी कहा, बहुत ही संतुलित बजट है, बहुत ही सोचा समझा और एक अच्छा बजट दिया है वित्त मंत्री ने। आज को फोकस नहीं किया है, विकसित भारत के लिए फोकस किया है। एक एक चीज़ को उन्होंने उसमें कवर की है। 2 चीज़ें, कुछ कमियां रह गई। एक बड़ी उम्मीद थी कि शायद डिफेंस का बजट बढ़ेगा, है ना, डिफेंस का बजट नहीं बढ़ाया। लेकिन
बहुत सारी चीज़ों में हमको जो मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाने की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और देश को जो एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर और बाकी टेक्सटाइल के लिए आपका मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं, आपके वाटरवेज बना रहे हैं, आपके डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर बना रहे हैं, तो आपके ट्रांसपोर्टेशन बना रहे हैं। तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, आपकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके और आपके ओवरऑल आपके देश के आर्थिक विकास को लेके उन्होंने, वित्त मंत्री जी ने आपको कर्तव्य भवन का है, क्योंकि ये पहला बजट था, तो 3 कर्तव्य की बात करी थी कि हमको उत्पादकता बढ़ानी है, सबका साथ सबका विकास करना है और देश की आर्थिक गति को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है। तो मेरी नज़र में एक संतुलित बजट है और वित्त मंत्री की जितने हमारे पास संसाधन हैं, आप ये देखेंगे कि वित्त मंत्री जी का ये 9वां बजट है। बिल्कुल। जब उन्होंने 8 साल पहले बजट दिया था तो वो 24.5 लाख करोड़ का बजट था और आज के इस बार 53.5 लाख करोड़ का बजट है। तो तकरीबन आपका बजट का क्वांटम दुगने से ज़्यादा हो गया। और जहाँ तक पब्लिक की छूट की बात है तो करीब 4.5 लाख रुपए की छूट, आपकी 12,75,000 रुपए तक की आपकी छूट दे दी, तो 3 गुना बेनिफिट आपको वहाँ पे भी मिल गया है जी। तो और दूसरा जो है, सरकार ने केवल बजट ही नहीं, अब सरकार बहुत पैकेज के अंदर आपको देती है छूटें। आपका GST 2 22 सितंबर को एक बहुत बड़ा, जैसे जैसे हमारा बजट बढ़ रहा है, जैसे जैसे कमाई बढ़ रही है, सरकार आपको बहुत बीच बीच में भी आपको छूट देती है। GST में आपको पहले छूट दे दिए, जिसका बहुत बड़ा उत्सव बनाया गया था, तो GST का अंदर बहुत पहले ही आपको छूट दे दिए। तो सरकार जैसे फिर सरकार की इनकम बढ़ेगी, सरकार आम आदमी को राहत पहुंचाएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो ऐसे में भविष्य जो है वो आपका मजबूत करने की कोशिश इसमें की गई है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में शामिल हुए और दर्शकों तक आपने इस बार क्या कुछ शामिल हुआ इस बजट में, क्या कुछ उन्हें मिला है, ये आपने उन तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और इसके साथ ही देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स स्लैब के इंतजार में थे या स्टैंडर्ड डिडक्शन के इंतजार में थे, या आप ऐसा चाह रहे थे कि इस बार कुछ इसमें आपको छूट मिल जाए, तो वो फिलहाल आपको उसमें निराशा जरूर होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर आप ओवरऑल देखते हैं कि पूरे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, आने वाली ग्रोथ के लिए, GDP के लिए अगर बजट कैसा रहेगा तो फिर इसे संतुलित कहा जा सकता है। इसी दौरान इसके साथ ही लगातार और डिबेट्स होंगी, जो पॉलिटिकल इसके रुख क्या रहेंगे, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहना, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। बने रहिए पत्रिका के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।